राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण का अध्ययन प्रारंभ होगा और ये तीसरा चरण साथियों गांधीवादी सत्याग्रह एवं अहिंसा का युग है, जो 1919 से 1947 के मध्य के काल का है। यहाँ पर साथियों इस चरण के अध्ययन करने के पूर्व हम आज जो है उस महापुरुष के से भी परिचित होंगे जिनके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि इस धरती पर कभी महात्मा गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला पैदा हुआ, जो युद्ध और हिंसा से त्रस्त इस विश्व में शांति कायम करने के लिए सत्य और अहिंसा जैसे दो अमोघ अस्त्रों का न केवल आविष्कार किया बल्कि जिनका प्रभावी प्रयोग किया। साथियों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की ये बात आज सिद्ध प्रतीत होती है, क्योंकि गांधी के देश में ही बहुत लोग जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते, और जब उन्हें टिप्पणी का अवसर मिलता है तो बिना जाने वो जो है अनैतिक अनर्गल टिप्पणियां महात्मा जी पर कर देते हैं। तो पहले किसी महापुरुष के कृत्य, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर टिप्पणी करने से पूर्व मैं यही सुझाव दूंगा कि लोग उस महापुरुष के बारे में जान लें और तब बोलें। खासकर मैं युवकों और किशोरों से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में समझें, उनके सिद्धांतों, उनके दर्शन, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व को पहले समझें, और तब आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि निश्चित रूप से अब तक मानवता के युग में अगर श्रेष्ठ महापुरुषों में उनकी गिनती होती है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होती, वो वास्तव में उसके योग्य है। साथियों, गांधीवादी युग के प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के कठियावाड़ देशी रियासत के अंतर्गत आने वाला एक पोरबंदर नामक स्थान है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता करमचंद गांधी वो वस्तुतः दो देशी रियासतों राजकोट और बीजापुर में वे वजीर के पद पर कार्यरत थे, अर्थात एक मंत्री के पद पर कार्यरत थे। एक अत्यंत समृद्ध परिवार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जुड़े थे, क्योंकि वर्तमान के जो बच्चे हैं या किशोर हैं उनको ये लगता है कि गांधी का जो है अर्धनग्न फकीर के रूप में उनका व्यक्तित्व उनकी गरीबी को प्रदर्शित करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक अत्यंत समृद्ध परिवार से जुड़े थे, लेकिन वो जो है भारतीयों के कष्टों को समझ करके उन्होंने वो परिधान धारण करना प्रारंभ किया था। यहाँ पर साथियों उनकी माता पुतली बाई, जिनके जो है कृतित्व का प्रभाव महात्मा जी पर बहुत अधिक था, पुतली बाई वो वस्तुतः वैष्णव मत को मानने वाली एक धर्मभीरु महिला थी और धर्म का आचरण करती थी। यहाँ पर मैं कुछ घटनाओं का भी जिक्र करूँगा, कुछ प्रसंगों का मैं जिक्र करूँगा, जिससे और स्पष्ट होगा कि कैसे जो है मोहनदास वो जो है महात्मा गांधी बने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। एक बिल्कुल क्रमिक एक चलचित्र जैसा प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। साथियों, उनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई महात्मा जी की वो पोरबंदर से ही हुई, और वो जो है उनके पारिवारिक गुरु थे, गुरु बेचर जी से महात्मा जी बहुत प्रभावित थे। उन्हीं की सलाह पर ही उन्हें जो है कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन भेजा गया, और जब वो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए तो वहाँ पर उन्होंने जो है बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की
और वकालत का अध्ययन करने के उपरांत जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने मुंबई में अपने वकालत के पेशे को जमाने का प्रयास किया, किंतु झूठ पर आधारित वकालत का ये जो है पेशा वो उसमें सफल नहीं हो सके। और वो जो है मुंबई में जब उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली, जो आशा थी उन्हें, तो इसी बीच उनकी भेंट दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापारिक कार्य कर रहे एक व्यापारी मोहम्मद दादा ओबेदुल्ला से हुई। वो जो है ओबेदुल्ला ने, क्योंकि वहाँ पर अनेक उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ थी और जो है कंपनी चल रही थी, तो उनको लगा, उनको भी आवश्यकता थी कि एक ऐसे वकील की ज़रूरत थी कि वो जो है दक्षिण अफ्रीका में उनके जो लीगल कार्य हैं उनको संपादित कर सके। साथियों, उस समय का दौर ऐसा था कि वकालत का पेशा सबसे ज़्यादा आकर्षित करता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें समृद्धि पाने का अवसर था। भारत को जो है वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि वकीलों को जो है रोजगार के अवसर पाने के सबसे ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते थे। अर्थात यदि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ तो दोनों पक्षों के जो है लोग वो अपने वकील का चयन करते थे और उससे अपना जो है वाद अदालत तक ले जाते थे। यानी जिसने किसी का सर फोड़ा वो तो वकील करेगा ही, और जिसने जो है जिसका फोड़ा गया वो भी वकील करेगा। अर्थात इसीलिए इसको जो है भारत को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन चूंकि जो है वकील यानी लायर एक तो विधिवेक्ता, और लायर शब्द का ये भी है कि झूठ बोलने वाला, तो दोनों बातें हैं यहाँ पे। चूंकि ये झूठ पर आधारित धंधा था और मोहनदास करमचंद गांधी इस झूठ के धंधे में मुंबई में बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाए। तभी जो है जब ओबेदुल्ला ने उनसे अपील की कि वो जो है उनके मुकदमे लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले, तो उनके आग्रह को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और 1893 को साथियों वो जो है भारत से दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ पर उन्होंने सफलता हासिल की और जो भी मुकदमे उन्होंने ओबेदुल्ला के लड़े वो उसमें सफल हुए। इसी बीच क्या था साथियों, दक्षिण अफ्रीका में बहुत भारतीय प्रवासी वहाँ रह रहे थे और अपनी आजीविका चला रहे थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत चूँकि दक्षिण अफ्रीका में भी थी, तो वो जो है भारतीयों के साथ रंग भेद की नीति अपनाती थी। रंग भेद की नीति के तहत ये था कि भारतीयों को एक विशेष प्रकार का कार्ड रखना पड़ता था, जो गले में धारण करके वो जो है वो गले में धारण करके वो उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होता था, तभी वो जो है गतिविधियां आगे संचालित कर सकते थे। अन्यथा यदि कार्ड धारित नहीं करता है कोई भी भारतीय, तो वो जो है कार्ड धारित नहीं करता है कोई भारतीय, तो उसे दक्षिण अफ्रीका की पुलिस उसे जेल में डाल देती थी साथियों। इसके अतिरिक्त क्या था कि जो है प्रथम श्रेणी का जो है टिकट होने के बावजूद किसी को जो है प्रथम श्रेणी के उसमें यात्रा करने का अवसर नहीं था। यानी किसी भी भारतीय यानी जो ब्लैक पीपल थे उनको ये अधिकार नहीं थे, भले ही वो जो है प्रथम श्रेणी का टिकट धारित करते हो। तो इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाने का आग्रह वहाँ के जो है प्रवासी भारतीयों ने किया, किंतु पहले तो
महात्मा जी इसके लिए तैयार नहीं हुए और वो भारत आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब जो है वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और प्रथम श्रेणी के टिकट को लेकर के यात्रा कर रहे थे, सभी जो है उस डब्बे में सभी गोरे अंग्रेज थे और गांधी वहां पर भारतीय होने के कारण उन्हें गांधी को अपमानित होना पड़ा और आगे जो है मॉरिसबर्ग स्टेशन पर उन्हें धक्का मार करके अंग्रेजों ने जब उतार दिया, तो उसके चलते वो जो है जब उसके चलते अंग्रेजों ने जब उतार दिया तो वो जो है अपमानित हुए और उन्होंने जो है आगे सत्याग्रह रंगभेद नीति के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने का फैसला किया साथियों। और गांधी ने ये जो है सबसे पहली बार ये शब्द प्रयोग किया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो है शाब्दिक अर्थ ही है कि सत्य के प्रति आग्रह, यानी जो गलत कर रहा है उसके आत्मा को जागृत करना है और इसमें विरोधी को कष्ट में डाले बिना जो है उसकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास सत्याग्रही करता है। तो गांधी ने वहां पर रंगभेद की नीति के विरुद्ध अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीय मजदूरों को काम पर न जाने की सलाह दी, यानी हड़ताल करने की सलाह दी। लेकिन जब जो है हड़ताल लंबी खिंचने लगी और जो है भारतीय मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हुआ, तो बहुत मजदूर जब काम वो हड़ताल तोड़कर काम पर जाने लगे, तो ऐसे में जो है गांधी ने जो है एक जर्मन वास्तुकार थे कालेन बख, जर्मन वास्तुकार कालेन बख ने गांधी जी को जो है हजारों एकड़ भूमि वो जो है अनुदान में दी और उस जर्मन वास्तुकार कालेन बख के सहयोग से जो हजारों एकड़ की भूमि साथियों गांधी जी को हासिल हुई, उस पर उन्होंने 2 फार्म हाउस स्थापित किए, फिनिक्स फार्म हाउस और दूसरा टॉलस्टॉय फार्म हाउस। 2 फार्म हाउस गांधी ने स्थापित किए, पहला फिनिक्स फार्म हाउस और दूसरा टॉय फार्म हाउस स्थापित कर दिया। अब क्या था कि जो है भारतीय मजदूरों को काम करने के अवसर मिल गए, उनकी आजीविका संचालित हो गई और सत्याग्रह आंदोलन जब लंबा खिंचने लगा, इसी बीच गांधी को जो है अफ्रीका के तानाशाह ने कैद कर लिया और वो शांतिपूर्ण सत्याग्रह चला रहे थे, किसी को कोई अहित नहीं पहुंचा रहे थे। फिर भी उन्हें 3 महीने की जब जेल हो गई, तो जो है गांधी जी ने अपना एक अलग ढंग प्रस्तुत किया और जब वो जेल में रहे तो उन्होंने जो है जूते बनाने की सामग्री जेल में मंगवाई और अपना वो जो है 3 महीने समय का उपयोग करते हुए बढ़िया 2 सुंदर जूते तैयार किए। जब तानाशाह ने उन्हें मुक्त किया तो जो है गांधी जी ने बिना कोई जो है अंतरात्मा में कोई विरोध रखे उस तानाशाह को जो है वो जूते भेंट करते हुए कहा कि महोदय, मैंने जो है इस समय का सदुपयोग किया, जो आपने मुझे बिना किसी अपराध के आपने मुझे जेल में डाला, उस समय का मैंने सदुपयोग किया और मैंने बड़े प्रयत्नों के उपरांत आपके लिए ये 2 सुंदर जूते तैयार किए हैं। तो तानाशाह को लगा कि अजीब सिरफरा है, मैंने इसको अकारण ही दंड दिया, फिर भी जो है मुझे अब उपहार दे रहा है। तो लेकिन गांधीवादी ढंगों में जो अंतर क्या है वही यहाँ देखने को मिलता है। तो उस तानाशाह ने
उस समय एक सामान्य उपहार समझ करके ऐसे ही रख लिया। लेकिन जब महात्मा जी जो है भारत लौटे, और भारत में जब वो लौटे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और दुनिया में जो है युद्ध और हिंसा का नंगा नाच चल रहा था। ऐसे में महात्मा जी द्वारा सत्य और अहिंसा का व्यवहारिक प्रयोग हो रहा था, सफल प्रयोग हो रहा था, और उन प्रयोगों से गांधी ने भारत आते ही 3 बड़े सफल आंदोलन चलाए थे साथियों। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। ये सब जो है दुनिया के जो अखबार थे वो सब कवर कर रहे थे। जब तानाशाह भी जो है गांधी के इन सिद्धांतों को पढ़ रहा था तो उसके आत्मा शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसने जो है एक पत्र लिखा महात्मा जी को, और उस पत्र में लिखा कि महोदय, आपके द्वारा भेंट किए गए जूते अब मेरे लिए प्रेरणास्पद हो गए हैं। मैं अब आपकी भांति अपने जीवन में भी सत्य और अहिंसा सत्याग्रह की बातों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं उन जूतों को पैरों में पहनने का मेरा साहस नहीं। अब तो मैं उन जूतों को तकिया के नीचे रखकर सोता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हमें भी आप जैसे जो है सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के ढंग अपनाने की शक्ति दे। तो साथियों, ये जो है गांधी के सत्याग्रह का जो सिद्धांत ही यही कहता है कि बुरे का अंत नहीं करना है, अपितु बुराई का अंत करना है। और बुराई के अंत करने में बुरे का अंत करना जरूरी नहीं। वो स्वयं जो बुरा व्यक्ति है वो स्वयं जो है अच्छा आदमी बनेगा, उसे ऐसा अवसर मिलना चाहिए। तो साथियों, जब जो है ये फिनिक्स फार्म हाउस और टॉलेस्टाइन फार्म हाउस वहाँ पर स्थापित हो गए तो भारतीय मजदूरों की आजीविका का संकट हल हो गया, और भारतीय मजदूर आजीविका चलाने में सफल हो गए। जो दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश हुकूमत थी वो दबाव में आ गई, और उसने जो है आदेश जारी कर दिया कि अब भारतीयों को किसी भी प्रकार के कार्ड रखने की जरूरत नहीं, जो उनके जो है काले होने का प्रमाण पत्र देते थे, कोई कार्ड रखने की जरूरत नहीं। साथ ही भारतीय मजदूर भी प्रथम श्रेणी के टिकट के साथ वो चाहे तो अपना जो है प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर सकता है। तो इस तरीके से गांधी के सत्याग्रह जो विश्व की धरती पर यानी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उन्होंने सफल सत्याग्रह चलाया, वो उनके जीवन का पहला सत्याग्रह था साथियों। यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी ने जो है अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी साथियों। 1909 में गांधी की ये प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किया। साथ ही गांधी ने वहाँ पर एक जो है विशेष पत्र प्रकाशित किया था, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रकाशित किया, और एक पत्रिका प्रकाशित की थी साथियों, यंग इंडिया नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान किया। एक उनकी और उपलब्धि है 1894 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस को स्थापित किया। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और इस तरीके से गांधी जी जो है रंग भेद की नीति के विरुद्ध अपना सफल सत्याग्रह चलाने में सफल हुए। जो भी रंग भेद की नीति भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जा रही थी उसका अंत हुआ साथियों। लेकिन भारत में ये स्थिति हुआ करती थी कि जो है अंग्रेज क्लबों में या जो है
कार्यालयों में वो लिखा होता था स्पष्ट कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। साथियों, वो दौर था भारत का, लेकिन आज एक नया दौर है भारत का। भारतीय मूल के ही जो है ऋषि सुनक आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जब वो जो है शपथ ग्रहण के उपरांत तो अपने कार्यालय पहुंचे थे, तो वो जो है अपने साथ अपना कुत्ता डॉग लेकर के गए थे और वहां पर जो है वो कुर्सी पर बैठे तथा एक कुर्सी पर अपने कुत्ते को भी बैठाला था। शायद वो संकेत दे रहे थे कि अंग्रेजों, अब होश में आओ, ये जो है अब वो भारत भारत नहीं रहा। अभी साथियों, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब गुजरात के ही बुरारी बापू कथावाचक, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक, वो जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 15 अगस्त 2023 को कथा वाचन कर रहे थे, तो ऋषि सुनक जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट कहा कि वो जो है इस कथा वाचन श्रवण हेतु वो जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि वो एक हिंदू की हैसियत से आए हुए हैं। और उनका ये जो सनातन धर्म है वो सिखाता है कि मानवता की सेवा ही वास्तव में ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा है। और ये जो सनातन धर्म है वो दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने वहाँ पर जो है जय सिया राम का जो है उद्घोष किया था। तो साथियों, एक बार सनातन धर्म जो हमारा पुनः शिखरस्त हो रहा है, हम लोग उसके विस्तार में भी योगदान दें। साथियों, आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब जो है गांधी जी ने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को हासिल कर लिया और इसी बीच उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें निर्देश दे दिया कि अब गांधी, तुम्हारी जरूरत भारत में दक्षिण अफ्रीका से कहीं अधिक है। तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह और निर्देश पर वो जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। 9 जनवरी 1915 को भारत वो जो है महात्मा जी का आगमन हुआ। और जो है आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और ये परंपरा है 2003 से लगातार। और इस अवसर पर विश्व में जो भारतीय प्रवासी भारतीय हों, यानी चाहे वो PIO हों या NRI हों, वो सब जो है जिन्होंने बड़ी उपलब्धि अर्जित की है विदेशों में, वो आते हैं अपने वतन में और वतन के लिए कुछ करने की बात करते हैं। तो ये जो है 9 जनवरी का दिन विशेष रूप से महात्मा जी के जो है पुनरागमन यानी भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में लगभग उन्होंने 21 वर्ष अपने जीवन के बहुमूल्य बिताए और उसका असर रहा कि वहाँ पर जो है पूरी तरीके से, अगर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किसी ने किया हो तो वो देख सकता है कि पूरी तरीके से वो देश बिल्कुल गांधीमय है। चाहे वो जो है नेशनल मंडेला महात्मा जी से प्रेरित होकर के उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चला करके वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना में सफलता हासिल की हो, या अन्य कोई, वहाँ पर जो है जगह जगह आप देख सकते हैं कि गांधी की आदम कद प्रतिमाएं वो चौराहों पर, सरकारी कार्यालयों के सामने, ये सब वहाँ की विशेष बातें हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के जो वैचारिक स्रोत हैं, आखिर गांधी जी किन स्रोतों से वो प्रभावित थे। तो साथियों, चाहे वो जो है उनके दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत हो या अहिंसा का सिद्धांत हो, श्रम का सिद्धांत हो, गांधी जी वो जो है किन किन पक्षों से प्रभावित थे और कैसे वो राष्ट्रपिता बने, उसका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पर जो है अध्ययन करने से पूर्व दिनकर की ये पंक्तियां हैं
कि कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। तो सत्कर्मी महात्मा जी के अध्ययन और उनके वैचारिकी के स्रोतों का अध्ययन करते हैं साथियों। पहली बात तो ये कि जो है महात्मा जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। अब अराजकतावादी शब्द गांधी जी के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठता, लेकिन उनका जो सिद्धांत है साथियों, ये फिलोसफिकल एनार्चिस्ट थे। वो कैसे फिलोसफिकल दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत जो उन्होंने लिया था, वो लियो टॉलस्टॉय रूसी दार्शनिक, वो रूसी दर्शन से प्रभावित थे। रूसी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने ये दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत दिया था। और जो है लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक एक है अन्ना कैरेनिना और दूसरी पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू अर्थात ईश्वर का साम्राज्य आप में है। तो गांधी ने जो है दार्शनिक अराजकतावादी होने के पीछे अपना एक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति में जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति है, चाहे वो हिंसा हो, वो जो है चोरी या दूसरे को जो है ठगने की प्रवृत्ति, ये सब उसके जो है नकारात्मकता का ही पक्ष पोषण करता है। और ये चूंकि हिंसा है, दूसरे के साथ ठगी करने की प्रवृत्ति है, भ्रष्टाचार है, ये सब मानव की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। और इसी के नियंत्रण के लिए राज्य, पुलिस, सेना, न्यायालय जैसी जरूरत पड़ती है। किंतु जब जो है मानव या व्यक्ति सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का अनुपालन करने लगेगा, जैसे ही वो सत्य का अनुपालन करेगा, वो जो है मन, वचन, कर्म से वो अहिंसक होगा, तो आखिर फिर राज्य या सेना या न्यायालय, पुलिस की आवश्यकता क्या। और आप जानते हैं कि अराजकतावाद जो है वो वास्तव में वो राज्य के अस्तित्व को नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर गांधी का जो दर्शन है वो यही है कि जब राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति वो सत्य और अहिंसा का अनुपालन करेगा और एक दूसरे का सम्मान करेगा, तो आखिर राज्य, पुलिस, सेना, न्यायालय, इनकी जरूरत क्या। क्योंकि ये तो मानव की नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि जब राम राज्य स्थापित हो जाएगा तो उसमें इनकी कोई भी जरूरत रहेगी ही नहीं साथियों। तो ये जो है फिलोसफिकल एनार्चिज्म जो गांधी का है वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं गांधी का अहिंसा का सिद्धांत। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं साथियों। गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है, आखिर गांधी ने अहिंसा के लिए कहाँ से प्रेरणा हासिल की। तो गांधी ने कहा था कि वास्तव में ये सिद्धांत मेरा मौलिक सिद्धांत नहीं है। भारतीय चाहे वो सनातन धर्म हो, हिंदू सनातन धर्म हो, जैन बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। मेरा केवल यही है कि मैं अहिंसा का अनुपालन करता हूँ। यहाँ पर जो है अहिंसा को शाब्दिक अर्थों में नहीं लिया। मैं पहले एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गांधी जी का मानना था कि मानव प्रगति या मानव सभ्यता का विकास वो निरंतर हिंसा से अहिंसा की ओर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे दूरस्थ पूर्वज नरभक्षी हुआ करते थे, यानी बलशाली जो है नर कमजोर
जो है लोगों को खा जाया करता था, मार दिया करता था, ऐसी प्रवृत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो नरभक्षण से विमुख हुआ मानव, और अब वो जो है पशुभक्षण पे आ गया। लेकिन वो पशुभक्षण वो जो है धीरे धीरे उससे भी विरत हुआ, और वो जो है कृषि के द्वारा जो अन्न हासिल होने लगा उससे अपना जीवन यापन करने लगा। उन्होंने कहा कि पहले बड़े युद्ध हुआ करते थे, महाभारत का हो या रामायण में रावण का युद्ध हो, न जाने कितनी हिंसा हुई थी। लेकिन अब वैसी बातें नहीं, यानी धीरे धीरे जो मानवता का विकास हुआ है वो वस्तुतः हिंसा से अहिंसा की ओर हुआ है। यदि मानव की मूल प्रवृत्ति हिंसक होती तो गांधी का मानना था कि मानव भी आज एक विलुप्त प्राय प्राणी के रूप में विद्यमान होता। वो जो है इक्का दुक्का व्यक्ति मिलते कहीं दूर दराज, चूंकि मानव की प्रकृति वस्तुतः मूल रूप से अहिंसक है, इसीलिए मानवता का निरंतर विकास हो रहा है। और उनका मानना था कि जिस प्रकार हम आग को आग से शांत नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हम हिंसा को हिंसा से ठीक शांत नहीं कर सकते। आपको आग को शांत करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हिंसा को शांत करने के लिए आपको अहिंसा की जरूरत पड़ती है। साथियों, ये सिद्धांत और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो है गांधी जी ने कभी भी अहिंसा को उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया। उनका मानना था कि यदि मेरा बेटा वो जो है जल के डरने के रोग से यानी हाइड्रोफोबिया से त्रस्त है, यानी वो जो है जब जल से डरेगा, जल ग्रहण नहीं करेगा तो वो घुट घुट के अंततः उसको मरना तय है, तो मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उसे ऐसे कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं उसकी हत्या कर दूं। यानी उन्होंने कभी भी हिंसा और अहिंसा को वो शाब्दिक अर्थों में उन्होंने नहीं लिया। उनका साथी उनका मानना था कि हिंसा वस्तुतः बलशाली व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति का आभूषण है, कमजोर या कायरों का नहीं। वो कहते थे कि यदि हमारे पास दो ही विकल्प शेष होंगे, जब दो ही विकल्प शेष होंगे अर्थात हिंसा और कायरता, तो मैं जो है कायरता को नहीं अपनाऊंगा बल्कि मैं हिंसा को अपना लूंगा। यदि दो ही विकल्प शेष होंगे तो मैं जो है कायरता को न अपना करके मैं जो है अपना लूंगा हिंसा को। इस तरीके से साथियों वो जो है आत्मबलि का धर्म है अहिंसा, न कि कायरों का। वो तो कायर व्यक्ति तो केवल अपनी कमजोरी के कारण अहिंसक होने का प्रदर्शन करता है, लेकिन आत्मबली व्यक्ति वो जो है सत्याग्रह के ढंगों को समझता है और उसके आधार पर वो जो है अपने जो विरोधी को जो है उसको यानी उसकी आत्मा का शुद्धिकरण वो विशेष रूप से करता है। ठीक, तो इस तरीके से गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत, तो साथियों गांधी जी द्वारा जो श्रम का सिद्धांत दिया उसका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ प्रसंग हैं जो अहिंसा से जुड़े हैं, उनके अहिंसा के सिद्धांत से जुड़े प्रसंग। पहली बात तो ये कि अहिंसा के प्रभाव को सबसे पहले वो बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार में ही देखा था। साथियों, उन्होंने अपने सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो पुस्तक लिखी है उसमें इस प्रसंग का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई वो जो है जुआ खेलने के लती थे। यद्यपि उन्होंने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलता था, लेकिन मैं बड़े भाई के साथ जब जाता था फड़ पर तो मुझे भी देखना पसंद था।
एक दिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि बड़े भाई अपना सब कुछ हार गए। तो चूंकि जुआड़ी के लिए ये कहा जाता है कि न हारे कल न जीते कल, तो तभी क्या हुआ, उनके बड़े भाई की दृष्टि गांधी जो एक सोने का कड़ा पहने हुए थे उस पर, उस कड़े पर उनकी दृष्टि पड़ी। और जो है उनके बड़े भाई ने प्रस्ताव रख दिया गांधी के समक्ष कि क्यों ना हम कड़े के एक भाग को काट करके एक बार बाजी लगा दें, हो सकता है बाजी पलट जाए और हमने जो कुछ भी हारा है वो मुझे मिल जाए। तो गांधी ने न चाहते हुए भी बड़े भाई के इस निर्देश को मान लिया और उन्होंने उनके कड़े को काट करके उससे जुए पे लगा दिया और वो भी हार गए। जब महात्मा जी जो है घर लौटे तो संयोग से उनके पिताजी जब शाम को घर आए तो उनकी दृष्टि उस कटे हुए कड़े पर पड़ी। तो उन्होंने गांधी से पूछा कि आखिर इसका ये कट कैसे गया। तो गांधी जी ने सब कुछ सच सच बता दिया। अब उनके पिताजी जो है बहुत दुखी हुए। वो जो है आम पिता होता तो हो सकता है अपने दोनों बेटों को दंड देता, हिंसा पे उतारू हो जाता, लेकिन वो जो है महात्मा जी ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने ये सुनने के बाद भी एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वो इतने दुखी प्रतीत हुए और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उस समय ये दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर अमिट पड़ा। उनका ये जो अहिंसक व्यवहार था कि एक सत्याग्रही के रूप में वो स्वयं को कष्ट में डाल रहे हैं, लेकिन वो जो है बच्चों पर कोई जो है दंड देने जैसी बात नहीं कर रहे हैं। तो गांधी ने कहा कि इसका इतना जबरदस्त मेरे जीवन पर असर पड़ा कि मैं सदैव ये निर्णय सदा के लिए ले लिया कि मैं अब कभी भी जुए के निकट नहीं जाऊंगा और उसमें जो है ना तो मैं देखूंगा ना अपने भाई का साथ दूंगा। यानी अहिंसा का इतना प्रबल प्रभाव उन्होंने देखा कि वो जो है हृदय से निर्णय ले लिए कि भविष्य में वो कभी भी जुए में शामिल नहीं होंगे, ना ही देखेंगे, ना ही बड़े भाई का साथ देंगे। तो इस तरीके से साथियों अहिंसा का पहला पाठ महात्मा जी ने जो है अपने परिवार से ही सीखा। साथियों एक जो है फिल्म मुन्ना भाई लगे रहो, उसमें गांधीगिरी को दर्शाया है अभिनेता संजय दत्त ने। तो उसमें एक दिखाया जाता है कि एक बहुत दुबला पतला छात्र होता है। छात्र के कमरे के गेट पर एक मोटा व्यक्ति अक्सर जाता है और ऐसे ही वो थूक देता है, लेकिन वो छात्र आता है मुस्कुराता हुआ और वो जो है पानी बाल्टी में लिए हुए, पोछा लिए हुए साफ करके चला जाता है। दूसरे दिन भी यही घटना हो जाती, तीसरे दिन भी यही घटना मोटा करता है और वो दुर्बल छात्र वो आ करके वो साफ कर जाता है। चौथे दिन क्या होता है कि उस मोटे व्यक्ति की अंतरात्मा उसको हिला देती है। वो थूकने चलता है लेकिन वो रुक जाता है और बाद में वो जो है जब पांचवें दिन उस छात्र से मिलता है तो क्षमा मांगता है कि जो है मैं जो है बहुत बड़ी गलती कर रहा था। यानी यदि अब यहाँ पर देखिए अहिंसा का ही प्रभाव है। यदि वो हिंसक होता छात्र जो दुर्बल है तो वो जो है मोटा व्यक्ति उसको और पीटता, यानी हिंसा और बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर उसने अहिंसक ढंग का जो है अनुपालन किया और वो जो है वो जो सिद्धांत गांधी का है कि बुराई का अंत करना है, बुरे व्यक्ति को तो अच्छा ही बनाना है, बुरे व्यक्ति का अंत नहीं करना है। तो साथियों और भी आगे प्रसंग चर्चा करते रहेंगे। मैं अगला सिद्धांत गांधी का लेता हूँ, श्रम का सिद्धांत। महात्मा जी ने जो श्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे समझते हैं। गांधी जी
श्रम को बहुत महत्व देते थे और उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए और किसी दूसरे के श्रम का हिस्सा कोई दूसरा व्यक्ति न ले। अर्थात उनका जो है झुकाव था एक प्रकार से समाजवाद की ओर था। वो श्रम के महत्व को जो उन्होंने सीखा, श्रम का सिद्धांत, उन्होंने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अनटू द लास्ट। इससे उन्होंने श्रम के सिद्धांत को सीखा, श्रम के महत्व को सीखा और उनका मानना था कि जो है कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति कोई भी कार्य हो उसको पूर्ण मनोयोग से उसे करना चाहिए और जो है उसमें कोई ग्लानि उससे नहीं होनी चाहिए। जब महात्मा जी, आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया था। साथ में उन्होंने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक प्रसिद्ध साबरमती आश्रम स्थापित किया था और उस साबरमती आश्रम में साथियों वो जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे हुए थे। वहाँ पर वो जो है अपना टॉयलेट स्वयं साफ करते थे। ये जो है क्योंकि वो श्रम के सिद्धांत का अनुपालन करते थे। और जब रस्किन बॉन्ड की पुस्तक उन्होंने अनटू द लास्ट पढ़ा तो वो जो है कर्म सिद्धांत जो गीता का है और अनटू द लास्ट में उल्लेखित श्रम के महत्व का सिद्धांत, उसको लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक नाई का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक वकील का कार्य। अर्थात कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है। और गीता दर्शन से प्रभावित होकर के महात्मा जी वो कर्म योगी हो गए थे। कर्म योग का सिद्धांत उनका जो है गीता दर्शन से प्रभावित है, क्योंकि वो जो है कर्मेण वाधिकारस्ते मां फलेषु कदांचना, उनका मानना था कि हमारा जो है कर्म पर अधिकार है और फल पर नहीं, फल तो परमात्मा देगा। साथियों, मैं एक और प्रसंग जोड़ना चाहूँगा। आपने विनोबा भावे का नाम सुना होगा। आचार्य विनोबा भावे महान गांधीवादी नेता थे, लेकिन गांधी और विनोबा भावे के मध्य एक पीढ़ी का अंतर था। जब जो है गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार भारत में प्रारंभ किया, और जैसा कि आज भी बहुत लोग जो है बहुत हल्की टिप्पणी करते हैं कि गांधी का मानना था कि जो है कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल कर दो और उससे कहो कि भाई आपको एक चाटा मारने से आपका कोई काम सिद्ध हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि दूसरे गाल पे मार दो तो तुम आपका काम कुछ और अधिक सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो ऐसा आप लोग उसको बहुत सतही तौर पे लोग लेते हैं। वो जो है अहिंसा के मूल सिद्धांत को समझते नहीं। वही गलती उस समय जो है विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे वो जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्हें शामिल होना था और मुंबई जाना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी कर दो आगे, तो उनको लगा कि महात्मा गांधी तो जो है पूरे देश को कायर बना देंगे। मुझे ये परीक्षा को छोड़ करके मुझे पहले उनसे मिलना पड़ेगा और उनसे प्रश्न करने पड़ेंगे कि आखिर जब दूसरे गाल पे भी कोई मार देगा तो तीसरा गाल कहाँ से लाओगे, क्यों हमारे देश को कायर बना रहे हो। तो वो जो है यहाँ पर मैं बता दूं कि विनोबा भावे की माता जी बहुत बीमार थी उस समय, और उनको मालूम था कि शायद जब वो बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा जी को आना था, और जब वो कांग्रेस के अधिवेशन से वापस लौटे तो शायद ही माँ जीवित बचे। तो उन्होंने क्या किया था
कि एक जो है विदेशी साड़ी माँ की वो एक निशानी के रूप में अपने साथ लेके चले थे। तो यहाँ मैं वो आगे प्रसंग जोड़ दूंगा। जब वो जो है बनारस कांग्रेस अधिवेशन पहुंचे तो उन्होंने महात्मा जी से भेंट करते हुए कहा कि महोदय, मुझे आपसे प्रश्न करना है। तो गांधी ने कहा कि भाई, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत व्यस्तता है तो मैं अपने उत्तर से हो सकता आपको संतुष्ट न कर पाऊँ। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मैं फला तिथि में साबरमती आश्रम में पहुंच जाऊंगा, वहां मेरे पास पर्याप्त समय होगा और आपके मैं हर प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हो जाऊंगा। तो विनोबा को लगा कि जो है ये टालने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बनारस से अब अहमदाबाद पहुंचूंगा। अब जो है गांधी जी अहमदाबाद पहुंच गए। अब जो है पीछे से विनोबा जी पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो जो है जैसे ही उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो गांधी जी ने दरवाजा खोला और वो उस समय क्या कर रहे थे कि कुष्ठ रोगियों के भोजन की व्यवस्था में लगे हुए थे और सब्जी काट रहे थे। जैसे ही विनोबा जी पहुंचे तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, पहले एक चाकू उठाई और विनोबा जी को दे दिया कि चलो भाई, आप जो है आप भी सब्जी काटने में मदद करो। अब जब जो है सब्जी काटना दोनों महापुरुषों ने चालू रखा, उसी बीच महात्मा जी ने कहा, अरे विनोबा जी, आप बताइए, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, प्रश्न रखिए। तो विनोबा जी ने कहा कि महोदय, अब सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। उनका विनोबा जी के जो है अंतरात्मा झकझोर गई कि एक महापुरुष जिसका नाम जो है दुनिया में इतना चल रहा है और वो जो है कुष्ठ रोगी, उस समय कुष्ठ एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। लोग जो है अपने ही परिजनों से घृणा करते थे, उन्हें घर से बाहर बाहर निकाल देते थे। जो कुष्ठ रोगी जो है घर से बाहर निकाल दिए जाते थे, उनका सहारा होता था गांधी का साबरमती आश्रम। जब जो है उन्होंने देखा कि मानवता की सेवा के लिए महात्मा जी लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई, अब मेरे लिए कोई भी, मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिल चुका है, मैं भी अब मानवता की सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। बाद में आप जानते हैं विनोबा जी आजीवन गांधीवादी बने रहे। जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी ने की तो विनोबा जी पहले सत्याग्रही बने। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और उस भूदान आंदोलन के माध्यम से जो भूमिहीन कृषक थे उनको भूमि अनुदान के रूप में दिलाने में वो सफल रहे। महात्मा विनोबा भावे पर एक टेलीफिल्म बनी है साथियों। उस टेलीफिल्म में दिखाया जा रहा है कि जब जो है महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और जो है असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, साथ ही उन्होंने विदेशी वस्त्रों के परित्याग का आह्वान किया। तो वो फिल्म वहीं से प्रारंभ होती है कि एक युवक अश्रुपूरित अवस्था में अपने माँ की अंतिम निशानी को गांधी जी के आह्वान पर बनारस में गंगा नदी में विसर्जित कर रहा है और यहीं से फिल्म प्रारंभ होती है। तो साथियों, ये जो है श्रम का सिद्धांत हो गया। आगे हम चलते हैं साधन और साध्य के सिद्धांत की ओर। गांधी जी के साधन और साध्य का सिद्धांत, साधन एवं साध्य का सिद्धांत, इसे हम समझते हैं यानी इंस एंड मीन्स की थ्योरी को समझते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो है अपने लक्ष्य को देखना चाहिए और लक्ष्य पाने में क्या गलत है क्या सही है उसे नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैकियावेली जो इटली के राजनीतिक चिंतक हैं, जिन्होंने प्रिंस में लिखा है कि जो है यदि राजा में शेर जैसा साहस और चालाकी लोमड़ी जैसी होनी चाहिए, अगर वो राज्य के ध्येय को ध्यान में रख करके कार्य करता है, कैसे भी कार्य करता है, तो भी उचित है, मंजिलें हासिल होनी चाहिए। यह चाणक्य का भी सिद्धांत तो कुछ इसी तरीके से था। लेकिन
जो है, और यही कारण है कि दोनों चिंतक वो धर्म को राजनीति से पृथक करने के पक्ष में थे, जबकि महात्मा जी कभी भी राजनीति को धर्म से पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म रहित राजनीति वो एक संकट के रूप में होगी। उनका ये भी मानना था कि साध्य जितने पवित्र हों उतने ही पवित्र हमारे साधन भी होने चाहिए। यदि साधन जो है विकृत होंगे तो फिर साध्य पवित्र रह ही नहीं सकता। यही कारण है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो अपना सत्याग्रह का ढंग अपनाया, असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, वहाँ पर उन्होंने कभी भी वो जो है साधन की पवित्रता को नहीं त्यागा, और कभी भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से जो है वो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि जो है बबूल के वृक्ष बो करके हम सेब के फलों की आशा नहीं कर सकते। यदि कोई उपलब्धि हिंसा के आधार पर होगी, असत्य के आधार पर होगी, तो वो बहुत दिन तक टिक नहीं सकती। इसलिए उनका मानना था कि साधनों की पवित्रता उतनी ही जरूरी है जितनी कि साध्य की पवित्रता। इसके बाद सत्याग्रह का सिद्धांत है साथियों। सत्याग्रह का सिद्धांत तो यानी इसका शाब्दिक अर्थ ही है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह ही सत्याग्रह है। और अभी जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सत्याग्रह का जो है पहला प्रभावी प्रयोग महात्मा जी ने दक्षिण अफ्रीका की भूमि में रंग भेद के विरुद्ध किया था, और वो उसमें सफल हुए थे। जब इतनी बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की थी तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें जो है भारत में सत्याग्रह के ढंगों को लागू करने का निर्देश दिया था। यहाँ पर मैं पुनः बता दूं कि जब हम सत्य के प्रति अपील करते हैं किसी बुरे व्यक्ति से या तानाशाह से, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सत्याग्रही अपने विरोधी को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता है, बल्कि स्वयं को कष्ट में डाल करके बुरे व्यक्ति का वो जो है बुराई का अंत करता है। साथियों, मैं एक प्रसंग जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की, तो उस हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेने का दबाव जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने गांधी पर बनाया था। तो महात्मा जी इसके विरुद्ध जो है आगा खां महल में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया था, और उनकी 21वें दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि जो है ये स्थिति आ गई कि अब तब वाली स्थिति, यानी महात्मा जी अब मरे तब मरे। तो ऐसे हालात में चूंकि दुनिया के समाचार पत्र इस घटना को कवर कर रहे थे और दुनिया के लोग देख रहे थे कि कैसे एक सत्याग्रही जो है शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधानमंत्री से शांतिपूर्ण उपवास के माध्यम से लोहा ले रहा है, तो विश्व का जनमानस प्रभावित हो रहा था। ऐसे में जब ब्रिटिश हुकूमत को महात्मा जी के आमरण अनशन को तुड़वाना चाहिए था, तो उल्टे जो है चर्चिल के निर्देश पर यहाँ के वायसराय ने आगा खां महल में उनके अंत्येष्टि की तैयारी के लिए वहाँ पर जो है चंदन की लकड़ियाँ और घी के टीन की व्यवस्था कर दी। साथ ही सरकारी कार्यालयों में एक सर्कुलर जारी कर दिया था कि जो है महात्मा गांधी के निधन पे जो है राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। यानी आप देखिए कि ये ब्रिटिश हुकूमत कितना उत्पीड़न कर रही थी, लेकिन जब ऐसा कृत्य चर्चिल के निर्देश पर वायसराय ने ऐसा किया तो इसका जो है पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। उस समय जो है जो अमेरिकी प्रधानमंत्री थे केनेडी ने, वो जो है अमेरिकी राष्ट्रपति
उन्होंने पत्र लिखा चर्चिल को कि महोदय, महात्मा जी के प्रति जो आप ये अमानवीय नीति का अनुपालन कर रहे हैं, ये वास्तव में मानवता के इतिहास में कभी नहीं रहा। आप अगर अपनी नीति में आमूलचूल बदलाव नहीं किए और भारत को शीघ्र स्वतंत्र नहीं किया, तो अमेरिका अपनी नीति में बदलाव करने के लिए बाध्य हो जाएगा और अमेरिका जो है इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से जो चीन हमारा हमेशा शत्रु माना जाता रहा, उसके भी प्रधानमंत्री चांग काई शेक ने एक कड़ा पत्र लिखा चर्चिल को कि महात्मा जी का अनशन तोड़वाया जाए, अन्यथा की स्थिति में जो है वो चाइना इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप देखिए कि गांधी का ये आमरण अनशन कितना प्रभावी था, विश्व जनमानस हिल गया। यहाँ पर भारतीय नेताओं के अनुरोध पर अंततः गांधी जी ने जो है आमरण अनशन को त्याग दिया। लेकिन जब आमरण अनशन को त्याग दिया होगा तो हो सकता है चर्चिल अनशन पे चला गया होगा, कोमा पे। तो ये गांधी के अजब गजब ढंग थे और उन्होंने कैसे जो है बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना हिंसा के उन्होंने भारत को, भारत माता को ब्रिटिश बेड़ियों से मुक्त करा दिया। ये जो है हमारा सेशन ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगा। अगले वीडियो में आप लोगों को और जो है मैं गांधी दर्शन से जुड़े तथ्यों को और जो है सिद्धांतों को रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।